Hello everyone, good morning. You are welcome to Profound Learning. I'm here with today's current affairs, so let's get started. Let's move to the question number 1. हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है। ये ऑक्सी वन है क्या? ऑक्सी स्टैंड फॉर ऑक्सीजन वन, वन जो आप जानते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी किल्लत आजकल कोविड में आपने देखा बहुत ज़्यादा हो गई। लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए कि ये कितना ज़रूरी है और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो हमेशा से कहा जा रहा है, लेकिन अब राज्य सरकारें कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो गई हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन कमी से हरियाणा में मौत हो गई बहुत लोगों की, तो एक बहुत अच्छा स्टेप हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया है। तो इसमें क्या है, ये ऑक्सी वन योजना की शुरुआत की है। इसमें मुख्य रूप से इन्होंने 4 योजनाओं की शुरुआत की। कब की? 5 जून को इन्होंने इसकी घोषणा की। 5 जून को क्या स्पेशल था? विश्व पर्यावरण दिवस था। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, आप इसको सर्च करेंगे। तो उन्होंने 4 योजनाओं की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 जून को 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की। तो इसमें 4 योजनाएं क्या हैं? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सीवन, पंचकुला में ऑक्सीवन, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। तो मुख्यतः ये तीनों एक ही हैं, मतलब पेड़ लगाने से रिलेटेड है। ऑक्सीवन योजना है एक, फर्स्ट नंबर जो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये अलग है। तो इन पूरी योजनाओं को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, ऑक्सीवन योजना, और दूसरा क्या है, प्राण वायु देवता योजना। तो अब देख लेते हैं प्राण वायु देवता योजना है क्या। प्राण वायु देवता योजना में इन्होंने बोला है कि जितने भी पेड़ 75 साल से पुराने हैं, जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, 75 ईयर्स हो चुकी है, उनको क्या किया जाएगा, हर साल उनको 2,500 रुपये दिया जाएगा। मतलब अब पेड़ पौधों को पैसे कैसे दिया जाएगा, मतलब पेड़ पौधों को एक तरह से पेंशन दिया जाएगा। वो बूढ़े हो चुके हैं, तो पेंशन का मतलब वहाँ के जो मुखिया वगैरह होंगे, ग्राम पंचायत की जो लोकल बॉडी होंगी, उनकी सहायता ली जाएगी और उनके रख रखाव के लिए ये पैसे का प्रयोग किया जाएगा, जितने भी होंगे। तो 75 साल से पुराने पेड़ पौधे कौन हैं, तो गांव के लोग ही, आसपास की लोकल बॉडी ही जानती होगी। तो इसमें ग्राम प्रधान वगैरह जो भी होंगी बॉडी, उनको लेकर इस पे वो किया जाएगा। और जैसे कि पेड़ पौधे, उसके चारों तरफ मिट्टी, नई मिट्टी लगा देना, खाद गोबर जो कुछ भी है, जैसी भी ज़रूरतें हैं वो उनको दी जाएंगी। तो उसके लिए इतनी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। तो एक तरह से जैसे पेंशन योजना अपने बुजुर्ग लोगों को दी जाती है, वैसे ये भी पेंशन योजना रहेगी। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, इनके 2500 जैसे रुपए दिए जा रहे हैं, तो इनके पैसे भी बढ़ाते जाएंगे लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राण वायु देवता योजना, पेंशन योजना। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिक योजना है कि किसी, अभी तक तो पेंशन केवल इंसानों को दिया जाता था, लेकिन पेड़ पौधों को दिया जा रहा है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक। और बाकी है ऑक्सी वन योजना, तो अलग अलग जगहों पर क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन के अलग अलग मतलब वन बनाए जाएंगे, जिसमें 10 प्रकार के वन शामिल हैं इसमें। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानिए ऑक्सी वन योजना। और जो है आपको प्राणवायु देवता योजना जो है पेंशन योजना है, इसको शॉर्ट में लिख के आएगा PVDPS। तो आप ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको याद रखेंगे। मुख्यमंत्री की अगर बात आए तो मनोहर लाल खट्टर, देखिए ये उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया क्यों, और ये प्राणवायु योजना और ये सब योजनाओं को शुरू करने के, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण, यहाँ पे नृत्य हैं, फाग नृत्य, सांग नृत्य, खोरिया नृत्य, डाफ नृत्य, कहाँ के, हरियाणा के। राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो 2 हैं, कलेसर और सुल्तानपुर, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला एक देखते हैं कि मनो उन्होंने जो खट्टर ने क्या किया, इन्होंने देखा कि भैया वहां पर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है शहरी क्षेत्रों में। किस तरह की समस्या आ रही है, तो एक प्रॉब्लम होती है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। मैं हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में दे देता हूँ। क्या होता है कि जो शहर होता है, ऐसा एरिया, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एकदम मेन दिल्ली का शहर है, अगल बगल उसके गाजियाबाद वगैरह जो कुछ है, थोड़े ग्राम रूरल, जैसे दूर जाते जाएंगे थोड़ा ग्रामीण इलाका मिलता जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि चारों तरफ
शहर के मतलब अर्बन एरिया के चारों तरफ क्या है, ठंडा है सब कुछ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन एकदम मेन शहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है। तो एक जगह पर चारों तरफ ठंडा हो और बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो उस छोटे एरिया को बोला जाता है क्या, अर्बन हीट आइलैंड। आइलैंड मतलब क्या होता है, टापू, टापू नहीं होता है जैसे, द्वीप क्या बोलते हैं, द्वीप में क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है और बीच में द्वीप होता है, चारों तरफ पानी होता है। तो उसी तरह ये क्या है, अर्बन हीट का आइलैंड बन गया है, केवल बीच में क्या है, हीट है, बाकी चारों तरफ क्या है, ठंडा है। तो ऐसा होता क्यों है, ये हल्का से आप जान लीजिए कि अर्बन हीट आइलैंड ऐसा क्यों होता है कि शहरों में कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बाकी चारों तरफ ठंडा होता है। ऐसा है कि शहर में ज्यादातर हवा, घर बने होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, ज्यादा स्पेस नहीं होता है, जो हवा आती है गर्म हवा रहती है, गर्म होकर वहीं पर ट्रैप हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है, जिससे वहाँ का वातावरण बहुत गर्म हो जाता है। तो ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है। और दूसरा कारण होता है कि वहाँ पर नॉर्मल जमीन नहीं मिलती है, ज़्यादा कंकड़ पत्थर, मतलब ज़्यादातर वो खुली जमीन तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा कंकड़ पत्थर ये सब रहता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, वहीं पर अवशोषित करके रखता है, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बाकी अगर रूरल एरियाज में आएंगे तो यहाँ पे पेड़ पौधे और खाली जमीन वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर जो हीट आती है फिर रिफ्लेक्ट होकर लौट के चली जाती है स्पेस में, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है। तो हरियाणा वगैरह में जो मेन सिटी है वहां पर ये समस्याएं आ रही हैं, जो मेन सिटी में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अब क्या किया जा सकता है, किया ये जा सकता है कि यहाँ पर खूब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, खूब ज्यादा से ज्यादा। तो क्या होगा कि यहाँ की जो हवाएं होंगी, जब यहाँ पे गर्मी की वजह से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो बाहर की जो ठंडी हवाएं होंगी जो कि पॉल्यूशन फ्री होंगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, वो सब जाएंगी उस खाली जगह को भरने के लिए। तो वहां पर थोड़ा सा अर्बन हीट को कम किया जा सकता है। और इसके साथ अर्बन हीट की वजह से समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि जो मेन सिटी होती है उसके चारों तरफ इंडस्ट्री वगैरह डेवलप्ड होती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी जहरीली गैसेस पैदा होती हैं। तो क्या करती हैं, जैसे ये गर्मी कारण ऊपर टेम्परेचर की वजह से जो मतलब हवाएं बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चली जाती हैं, तो जो जितने भी गंदगी पॉल्यूटेड एयर होती है इस स्पेस को फिल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा फिल वो करती है। तो जितने जब ऑक्सीजन वगैरह लगे रहेंगे, तो क्या होगा कि जो पेड़ पौधे हैं ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित वगैरह करके उनकी मात्रा कम कर देंगे, तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन जाएगा वो कम रहेगा। तो एक तरह से एक यूनिफॉर्म वहाँ पे पर्यावरण रहे, वातावरण रहे, सॉरी, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई। बहुत अच्छी योजना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। E100 परियोजना एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत में एथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना। अब एथेनॉल का क्या, उत्पादन से क्या होगा, देखिए एथेनॉल क्या होता है कि चावल, गन्ने वगैरह से पैदा किया जाता है। ये जो हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, जो हम गाड़ियों में इनका यूज करते हैं, उनको क्या क्या होता है कि उन पेट्रोल डीजल में इनको मिक्स किया जाता है एथेनॉल को। जब एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो कम से कम जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलता है वो कम हो जाता है थोड़ा एथेनॉल के यूज करने से। और जो एथेनॉल की वजह से पेट्रोल की इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, एथेनॉल का यूज कर मिक्सिंग करने से क्या हो जाएगा, हम वो भी एथेनॉल को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, उसको ईंधन की तरह हम यूज कर सकते हैं। भविष्य में हो सकता है कि पूरी गाड़ियां एथेनॉल की गाड़ियां बनानी पड़े और एथेनॉल से चलेंगी। तो भारत ने क्या किया है कि बहुत ज्यादा विदेशों पर हम डिपेंडेंट न रहें। अभी भी 320 करोड़ लीटर एथेनॉल हम विदेश से मंगाते हैं मिक्सिंग के लिए। मिक्सिंग करने से क्या होता है, उससे जो पॉल्यूशन वगैरह कम होता है, जो पेट्रोल से जो कुछ भी वो निकलते हैं। तो अब क्या है कि भारत सरकार ने एथेनॉल को उत्पादन पे बहुत जोर दिया है। अब पहले तो कम मंगाया जाता था कुछ एथेनॉल, अब ज्यादा ज्यादा मंगाया जा रहा है, तो उसमें भी खर्च आ रहा है, तो हम क्यों ना यहीं प्रोड्यूस करें, यही बहुत अच्छा है। E100 पायलट प्रोजेक्ट, आप इसको ध्यान रखिएगा, एथेनॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर इज 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगर जून में कितने कितने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, अरे मतलब जो दिवस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आजकल डे नहीं पूछ रहे हैं, अब थीम पूछ रहे हैं। तो जून अगर मन चल रहा है तो हम इसकी 1 जून को कौन सा डे मनाया गया, मिल्क डे मनाया गया, सॉरी जो क्या बोलते हैं दुग्ध दिवस मनाया गया। तो उसकी थीम क्या थी, सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर, इसको याद रखिए। 7 जून को मनाया गया
सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो, सॉरी इसकी थीम है, किसकी थीम है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है क्या, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो। अगर आज का जो हम खाना खा रहे हैं अगर ये सेफ है, सुरक्षित है, तो हमारा जो भविष्य जो कल होगा वो क्या होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। जून मंथ का क्वेश्चन नंबर 4, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, देन आंसर इज असम। असम में क्या हुआ है कि एक नए मतलब नेशनल पार्क को घोषित किया गया कि ये नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, रायमोना। कहाँ पर है, असम में है। तो आज के सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखिएगा। और असम के 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो जो नेशनल पार्क हैं उनको आप ध्यान दे दीजिए, स्टैटिक के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। कांजीरंगा नेशनल उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप दो जानते ही होंगे। ये 3 को आप मुख्यतः आप इसको ध्यान में अभी याद कर लीजिएगा, नामेरी, ओरंग और डिब्रू, ये 3 क्या हैं आपको अभी के लिए याद करना है, बाकी 2 याद होगा मुझे पता है क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रायमोना हो गया छठा, ठीक है। अब अगला क्या है, यहाँ के सीएम देख लो, हेमंत बिश्वा शर्मा है, गवर्नर है जगदीश मुखी, कहाँ के, असम के। नेक्स्ट, ये असम है, लोकेशन आप देख सकते हैं भारत के मैप में, यहाँ पर डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ बहुत फेमस है, यहाँ पर नेशनल पार्क डिब्रूगढ़, यहाँ पर देखे होंगे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे लोकेशन आप देख लीजिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, किस कंपनी ने रॉकेट ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए आपूर्ति के साथ साथ स्क्विड और टार्डिग्रेड्स नामक सूक्ष्म जीव को भेजा है। देखिए, एक रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी, इसका आंसर है स्पेस एक्स, जिसने क्या किया, अंतरिक्ष जो वो है आईएसएस है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो स्पेस में बना हुआ है, वहां पर कुछ जीवों को भेजा है जो कि वहां पर स्टडी की जा सके कि वो कैसे उनका रहन सहन है। टार्डिग्रेड्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, अब अगली चर्चा होगी तब इसको फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा। टार्डिग्रेड्स एक ऐसे जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो कि कहीं भी सरवाइव कर सकता है, वोल्केनो में भी, हाई प्रेशर में भी, लो टेम्परेचर में भी, पोल पर भी, कहीं भी सरवाइव कर सकता है। इवन इनको इसराइल ने तो मून पर भी भेज दिया इनके स्टडी के लिए, लेकिन वो मिशन ही फेल हो गया था। लेकिन अब क्या है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर भेजा गया, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे टार्डिग्रेड्स और स्क्विड्स को भेजा गया है। तो किस रॉकेट ने भेजा, किस कंपनी का, तो स्पेस एक्स ये कंपनी है, जो कि इसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, जिसकी अगर स्पेस एक्स के फाउंडेशन की बात किया जाए 2002 में इसको फाउंड किया गया। और दूसरी कंपनी अगर नासा की बात की जाए, नासा भी इसी में ऑप्शन मैंने दे रखा था, उसको 1998 में स्टेब्लिश किया गया। अगर 1998 में स्टेब्लिश किया गया तो आप याद रखिए इंडिया के डीआरडीओ का आपने नाम सुना होगा, वो भी 1998 में ही स्टेब्लिश की गई थी, तो रिलेट करके आपको याद रहेगा। हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो वाशिंगटन डीसी है, इनके फाउंडर हैं ड्विट एइसेनहावर, तो इसको आप याद रखिए। नासा के बारे में हो गया, स्पेस एक्स के बारे में हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी राज्य सरकार छत्रपति शिवाजी के किलों और मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगी। तो शिवाजी आप जानते हैं बहुत बड़े योद्धा थे, मुगलों से उन्होंने खूब लड़ाइयां लड़ी हैं। तो किस राज्य सरकार ने, गोवा ने, तो गोवा राज्य सरकार ने क्या किया कि ऐसा किया है कि जो जितने उनसे रिलेटेड मंदिर हैं, किले हैं, उनका जीर्णोद्धार होगा, उसके लिए सो योजना उन्होंने शुरू की है, तो मतलब एक अभियान शुरू किया है। तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, कैपिटल है पणजी, और इसके सीएम है प्रमोद सावंत, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। अगर वहां के डैम की बात किया जाए तो सलौलीम एक डैम है, सलौलीम डैम है, उसको आप ध्यान रखेंगे। 2 नदियां मुख्यतः है, मांडवी एंड जुआरी, कहाँ की, गोवा की मैं बात कर रहा हूँ। गोवा की अगर रिसेंट में करंट में कुछ अगर न्यूज की बात की जाए तो गोवा की सरकार ने गिफ्ट नाम की एक पहल शुरू की, एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया जो कि नीति आयोग के तर्ज पे बनाया गया है। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि नीति आयोग एक योजना आयोग की जगह बनाया गया, जो कि वहां की केंद्र सरकार को क्या करेगी, सलाह मशवरा देगी, सहायता प्रोवाइड करेगी कोई नई नीतियों को बनाने में। उसी तरह जो गिफ्ट है गोवा सरकार ने जो डेवलप किया है, नीति आयोग को ध्यान मतलब उसी तर्ज पे बनाया है, वो भी क्या करेगी, गोवा गवर्नमेंट को मतलब सहायता प्रदान करेगी नए डिसीजन लेने में। क्वेश्चन नंबर 8, किस साल राज्य सरकार ने
टीका लगाने के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया है? द आंसर इज दिल्ली। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस संगठन की स्थापना हुए 24 साल पूर्ण हुआ? द आंसर इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में अब जान लेते हैं, अगर आ गया है तो। 24 साल उसको पूरे हुए हैं इसके बने हुए। बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म देखें तो इस समय है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म है, आपको याद होना चाहिए। इसमें इसका भारत भी मेंबर है। इसके देख लेते हैं, टोटल इस समय 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये 5 हैं। और 2 हैं म्यांमार और थाईलैंड। जो 2 म्यांमार और थाईलैंड है दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, और बाकी जो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब क्या हैं? दक्षिण एशिया के हैं। वो दक्षिण पूर्व के 2 हैं, और 5 कहाँ के हैं? दक्षिण एशिया के हैं। जब 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका नाम तब हुआ करता था केवल बिस्ट एक हुआ करता था। बी फॉर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ई सी फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। लेकिन उसी 97 में ही म्यांमार आके जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया बिम्स्टेक। लेकिन जब 2004 में नेपाल आके जुड़ा तो इसका नाम बदलना पड़ा, क्योंकि एन को कहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो BIMSTC का नाम बदल के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन कर दिया गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा जा रहा है? तो जिसके कारण 4500 से अधिक शुअरों की मौत भी हो गई। तो मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैंने रिवीजन के तौर पे रख दिया कि मिजोरम में ऐसा हो रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर फैला हुआ है। इसके बारे में देख लें। यहाँ के CM है जोरमथांगा। इसके गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेशनल पार्क की बात किया जाए तो मोरलेन एंड फाउन गुईपाई, और क्या है? ब्लू माउंटेन है। तो इसके बारे में 2 नेशनल पार्क है, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही थी, मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किसके क्षेत्र से संबंधित थे? तो साहित्य से थे। कौन? नंदन बोरा। लक्ष्मी नंदन बोरा का नाम याद रखिए। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहां पर 3 और गुफाएं पाई गई हैं, ठीक है, उनकी खोज हुई है। वो कहां पर है? ये त्रिरश्मि बौद्ध गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। देखिए, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? छत्तीसगढ़ में। इसको आप याद रखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाच, जो क्या है? सुविधा, जो हाल इसका फुल फॉर्म क्या है? खबरों में था, तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। अच्छा, मैं पुराने इधर कोई भी एग्जाम रिसेंट में होगा तो जनवरी से लेके अब तक के कुछ करंट अफेयर पूछते, मतलब उनके रिवीजन के तौर पे मैं 2-3 चीजें पीछे का मैं रिवाइज करूंगा। जैसे कि आज फेमस पर्सनालिटी हैं जो अभी न्यूज में थी 4-5 महीने के अंदर, तो उनके बारे में 2-3 रखा हूं, उसको आप ध्यान में रखिए। अभी रिसेंट में डेविड डिपोई को क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। उनकी एक बुक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बुक का नाम भी याद रखना है, और डेविड डिपॉय का नाम भी याद रखना है। और इनके अनुवादकर्ता जो हैं कौन है? मोस्को वाकिश। देखिए, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये कोई भी बुक को अगर जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है उस पर दिया जाता है, बेस्ट बुक पर। तो डेविड डिपॉय की शायद एक बुक थी, फ्रेंच में लिखी गई थी, उसको मास्को वाकिश ने क्या किया? इसको अनुवाद किया इंग्लिश में, और उसका नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। तो उस पे इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हांगकांग की सांग इन हंग ने अभी क्या किया था? रिसेंट में ही उन्होंने सबसे कम समय में एवरेस्ट फतह करने की महिला होते हुए एक रिकॉर्ड हासिल किया है इन्होंने। बल्कि एक रिकॉर्ड जो पहला एक नेपाल की थी, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए, इनका नाम। इन्होंने केवल 25 घंटे के में ही इन्होंने उस पर पहुंच गई, मतलब उसके शीर्ष पर। हाल ही में एरिक कार्ले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? वो बच्चों के लेखक और चित्रकार थे। ये देखिए, अभी 10 दिन के अंदर की न्यूज है, तो मैं यहाँ से अब पीछे बढ़ता हुआ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, फेमस पर्सनालिटी 5-6 महीने की हो जाएगी कवर, तो फिर कोई नई चीज हम रिवीजन कराएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू।
So guys, this is all for today. Thank you very much for giving your precious time. This current affair will be very helpful for your examination. इसको बहुत अलग अलग सोर्सेस से खोज के केवल इंपॉर्टेंट चीजों को ही रखा गया, कोई भी अननेसेसरी नहीं है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो just stay tuned with me. It will be very helpful for your future examination. Thank you very much for giving your precious time. Keep learning and keep growing. Have a good day.